हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 23 और 24 सितंबर के डेली जीएस कैप्सूल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे पॉलिटी के करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे डेली लीगल एंड पॉलिटी न्यूज को आप देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो 23 सितंबर की हिस्ट्री में हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जिनको राष्ट्र कवि भी माना जाता है। 24 सितंबर की बात करें तो इस दिन मैडम भिकाजी कामा का जन्म हुआ था। इसके अलावा पूना पैक्ट भी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में आज ही के दिन साइन किया गया था और हाल ही के दिनों में 24 सितंबर को ही मंगलयान मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया था। कल्चर में हम देखेंगे कि गुरुद्वारास को एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस क्यों ग्रांट किए गए हैं। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा टेबल टॉप एयरपोर्ट्स, जबकि इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स को। अब देखिए 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन होता है, जिनको हम वीर रस की कविताओं के लिए जानते हैं। इन्होंने काफी सारी नेशनलिस्ट पोएम्स लिखी हैं, जिसमें से सबसे फेमस झांसी की रानी है। इसके अलावा धर्म के कॉन्सेप्ट पे इनकी पोयम रश्मि रथी काफी फेमस है, जो कि कई पार्ट्स में लिखी गई है डिपिक्टिंग वेरियस सीन्स ऑफ महाभारत। तो इसलिए अगर आपको ऐसी पोएम्स पसंद हैं जो आपको गूजबम्स देती हैं तो आप रश्मि रथी को जरूर सुनिए। अब देखिए दिनकर जी फ्रीडम फाइटर और पोएट होने के साथ साथ आजादी के बाद 3 बार राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए गए फ्रॉम 1952 टू 1964 और इनको 1959 में पद्म भूषण मिला था। बात करें 24 सितंबर की तो इसी दिन 1861 में मैडम भिकाजी कामा का जन्म हुआ था, हु वॉज वन ऑफ द रेयर वुमेन जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ज्वाइन किया था। मैडम कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा की करीबी मानी जाती थीं, जो कि इंडिया हाउस के संस्थापक थे, जहां से वेरियस रेवोल्यूशनरीज निकले थे, इंक्लूडिंग वीर सावरकर। और 1905 में मैडम कामा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने में श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद की थी, क्योंकि देखिए कोई भी सोसाइटी बनाने के लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है और भारत से बाहर जो भी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स शुरू किए गए थे उनकी फंडिंग के लिए मैडम कामा ने ही लॉबिंग की थी, सिंस शी वॉज अ पारसी, जो कि हिस्टोरिकली भी और प्रेजेंटली भी एक काफी डोमिनेंट बिजनेस क्लास हैं अपार्ट फ्रॉम गुजरातीज एंड मारवाड़ीज। जब हम नेशनल फ्लैग्स की बात करते हैं तो उसमें भी मैडम भिकाजी कामा पहली ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने भारत के लिए एक फ्लैग प्रपोज किया था, जिसको कि फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता था। और 22 अगस्त 1907 को ये फ्लैग मैडम कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टुटगार्ट जर्मनी में हॉइस्ट किया था। कुछ समय पहले मैंने आपको हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें कि वेरियस लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशंस आर्म्ड रेबेलियन के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रही थीं, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक अरबिंदो घोष, एंड मैडम कामा वाज वन ऑफ द लॉबिस्ट। और देखिए एग्जाइल से पहले मैडम कामा पेरिस में रिलोकेट हो गई थीं, जहां पर उन्होंने एसआर राणा और एमबी गोदरेज के साथ मिलके पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई थी। बात करें पूना पैक्ट की तो ये एक अग्रीमेंट था बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ये अग्रीमेंट 24 सितंबर 1932 को येरावाड़ा सेंट्रल जेल में साइन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रपोजल लेकर आई थी, जिसके तहत इलेक्टोरल सीट्स में डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको आज हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की स्ट्रैटेजी अपनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसका इम्पैक्ट आज तक दिखाई देता है। अब देखिए पहले तो ब्रिटिशर्स ने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की बाय प्रोवाइडिंग देम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली भारत में 2 स्कूल्स बन गए, एक जिन्ना का और दूसरा नेहरू का। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदूज के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से 2 स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए, एक सावरकर का और दूसरा अंबेडकर का। पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो बचे कुचे
जिन्ना स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रपोजर्स थे वो नेहरूवियन सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, जबकि सावरकर की आइडियोलॉजी से हिंदू महासभा, जनसंघ एटसेट्रा की स्थापना हुई और अंबेडकर के मूवमेंट को काफी समय के बाद काशीराम ने रिवाइव किया। आज के समय में देखा जाए तो भारतीय पॉलिटिक्स में ये तीनों स्कूल्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीए की गवर्नमेंट में ये दोनों स्कूल्स गठबंधन में थे, जबकि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा जाए तो इन दोनों स्कूल्स का गठबंधन दिखाई देता है। अब देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, लेकिन एक्चुअली में डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से अम्बेडकर थे, जबकि मदन मोहन मालवीय अपर कास्ट हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखिए, गांधी जी का रोल क्या था जब ब्रिटिश सरकार अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम लेके आई फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया एंड ही वाज अरेस्टेड एंड टेकन टू येरावाड़ा जेल, जहां पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया बिकॉज अंबेडकर उनके विचारों से सहमत नहीं थे। एंड फाइनली अंडर द प्रेशर ऑफ हंगर स्ट्राइक बाय गांधी अंबेडकर को इस प्रपोजल के विरोध में अपना समर्थन देना पड़ा। बात करें मंगलयान मिशन की, तो ये एक मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मतलब कि ये मार्स के चारों ओर चक्कर लगा के वेरियस इनपुट्स धरती पे भेजता है। इसको 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया था। ये मिशन काफी हिस्टोरिक था, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी बहुत ही कम कॉस्ट थी और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से मार्स की ऑर्बिट में पहुंचाया गया था। ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, मतलब कि धरती के अलावा किसी ग्रह पर ये भारत का पहला मिशन था। और इस मिशन के साथ साथ ही इसरो चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई थी जो कि मार्स पे पहुंची थी आफ्टर रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसमें यूरोपियन यूनियन के वेरियस देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत एशिया का पहला देश था जो कि मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा था एंड इट वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड जिसने पहले ही अटेम्प्ट में इस लैंडमार्क को अचीव कर लिया था। और यही कारण था कि वेस्ट में काफी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वेरियस कार्टून्स बनाए गए थे इसरो के ऊपर। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 9 सितंबर को सचखंड, श्री हरमिंदर साहिब, श्री दरबार साहिब पंजाब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया। ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल को मैनेज करता है। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होगा एंड इट इज गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड रूल्स। अब देखिए, जो ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है इसको 1925 में क्रिएट किया गया था अंडर दी सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री लंगर, या फिर हम कहें जो खाना प्रोवाइड किया जाता है राउंड द क्लॉक। साथ ही साथ ये एसोसिएशन वेरियस पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ गरीब लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करने में मदद करती है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स के समय पर ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग फ्री फूड। अब अभी तक ये जो एसोसिएशंस थी ये सिर्फ डोमेस्टिक डोनेशंस ले पा रही थी। हाउएवर अब जब इनको FCRA का रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रिसीव कर सकते हैं। सवाल बनता है कि अभी तक इनको ये परमिट क्यों नहीं दी गई थी। तो देखिए, गोल्डन टेम्पल की जो हिस्ट्री है आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली है, क्योंकि यहीं पर ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली भी घटना हुई थी और गवर्नमेंट अभी तक खालिस्तान मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस रजिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करने में हिचक रही थी। हाउएवर आज के समय में सभी को पता है कि खालिस्तान मूवमेंट इज अ बोगस मूवमेंट जिसमें सिर्फ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स हैं स्पॉन्सर्ड बाय ISI, जो कि इतनी बार और इतना तेज चिल्लाते हैं कि ऐसा लगे कि खालिस्तान इज समथिंग विच ऑल द सिख्स वांट, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आर्मी में सिख्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमको कभी भी देखने को ना मिलता।
अब देखिए, टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हाल के दिनों में काफी ज्यादा न्यूज में थे, क्योंकि कोझिकोडे एयरपोर्ट जो कि केरला में स्थित है, वहां पर एक टेबल टॉप एयरपोर्ट पे ही एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश कर गया था। सिमिलर इंसिडेंट मैंगलोर में, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर 2010 में हुआ था और इस इंसिडेंट में 160 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सवाल बनता है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स नॉर्मल एयरपोर्ट्स से अलग कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स किसी भी हिल या फिर प्लेटू के ऊपर बनाए जाते हैं और इनके दोनों तरफ डीप गॉर्जेस होते हैं। अब देखिए, जो गॉर्ज होता है वो दो हिल्स के बीच में रनिंग वाटर की वजह से पानी इकट्ठा होने वाली स्थिति को कहते हैं और यही कारण है कि अगर पुअर वेदर कंडीशंस हों तो ऐसे टेबल टॉप रनवेज पे लैंडिंग करना काफी रिस्की हो जाता है। भारत में प्रेजेंटली 5 एयरपोर्ट्स के पास टेबल टॉप रनवेज हैं। मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, कोझिकोडे इन केरला, लेंगपुई जो कि मिजोरम में है, शिमला इन हिमाचल प्रदेश और पाक्योंग इन सिक्किम। इन पांचों को आप याद रखिएगा, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब टेबल टॉप एयरपोर्ट्स डेंजरस क्यों हैं? पहली बात तो यहाँ पर रनवेज का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बहुत क्लियर नहीं होता और वेदर कंडीशंस अगर सही भी हों तो भी जनरली पायलट्स को अंदाजा लगाना पड़ता है कि रनवे कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड हो रहा है। इसके अलावा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होने का बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखिए, होता क्या है कि पहाड़ों के बीच में बने होने की वजह से यहाँ पर पायलट्स को अंदाजा नहीं लग पाता है कि उनका रनवे कितना लंबा है, क्योंकि जब वो ऊपर से इस चीज को देखते हैं तो दे में गेट एन इल्यूजन कि जो पहाड़ है वो भी रनवे में ही इंक्लूडेड है और इसकी वजह से पायलट्स अपनी स्पीड को मिसजज कर सकते हैं। मतलब कि एक्चुअल में जिस स्पीड पे उनको यहाँ पर लैंड करना चाहिए उससे ज्यादा स्पीड पे लैंड कर जाते हैं। अब देखिए, मैंगलोर की दुर्घटना के बाद इंडियन सिविल एविएशन सेफ्टी बोर्ड रिकमेंड किया गया था। हाउएवर, भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फाइनली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं रिगार्डिंग सिविल एविएशन, उनको कंप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया था अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ये एक प्रीमियर संस्था है जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है और ये संस्था एयरक्राफ्ट रूल्स 2012 के अंतर्गत बनाई गई थी, जो कि 5 जुलाई 2012 को आए थे। बात करें इकोनॉमिक्स की तो हाल ही में रैंकिंग ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिलीज की गई थी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे पीयूष गोयल जी के द्वारा। यहाँ पर स्टेट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। ये रैंकिंग के लिए कैटेगराइजेशन था। हाउएवर, डेटा इकट्ठा करने के लिए स्टेट्स और यूटीज को 2 कैटेगरीज में बांटा गया था, कैटेगरी वाई और कैटेगरी एक्स। कैटेगरी वाई में दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज थीं और आसाम को छोड़ के बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे, जबकि बाकी सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्स कैटेगरी में रखे गए थे। कैटेगरी एक्स की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पे था, जबकि कर्नाटक और केरला सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं और जो लास्ट पोजीशन थी वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा ऑक्यूपाई की गई थी। कैटेगरी वाई में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बेस्ट परफॉर्मर था, जबकि सिक्किम वाज दी लोएस्ट परफॉर्मिंग इन दिस कैटेगरी। अब ये जो रैंकिंग है इसके लिए डेटा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको कि शॉर्ट में DTIIT कहते हैं, उसने इकट्ठा किया था। अब यहाँ पर वेरियस क्राइटेरियाज लिए गए थे जो कि 7 ब्रॉड क्लासेस में डिटरमाइंड थे। यहाँ पर आप इन सब टर्म्स की जो डेफिनेशन है उनको देख लीजिएगा। हाल के दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इसमें सबसे पहले है स्टार्टअप इंडिया फंड, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए वेरियस पॉलिसी रिफॉर्म्स भी किए गए हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। टैक्स रिलेटेड इश्यूज के लिए स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत स्टार्टअप सेल्स की सुविधा दी गई है। इसके अलावा
नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए वेरियस एरियाज में रिकमेंडेशंस और सजेशंस प्रोवाइड करती है। आत्मनिर्भर भारत अराइज के अंतर्गत अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया गया था, जो कि रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करेगा अमंग इंडियन स्टार्टअप्स और एमएसएमईज। एंड लास्टली एम आईक्रेस्ट प्रोग्राम स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उनको वेरियस हेल्प प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था बाई नीति आयोग। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब तक कि स्टार्टअप्स को सरवाइव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंसेस। तो ये था हमारा एनालिसिस 23 और 24 सितंबर के डेली जीएस कैप्सूल का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें से कोई भी टॉपिक है जो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।